Mr. Vinod Kumar, the director of Har Katra Tufan, is a theatre activist since 1982. He has played many prominent roles as an actor in more than 60 plays and an equally prominent director. He regularly conducts theatre workshops in schools, colleges, and in the slums of Patna. Currently, he has been experimenting with a new form of theatre idiom known as performative reading, which means recital performance of fiction and non-fiction. I would now like to welcome Mr. Vinod Kumar. दोस्तों, वर्ड्स इन द गार्डन में रस चक्र की टीम को बुलाने के लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। ये रस चक्र की टीम दिल्ली में बिल्कुल नई टीम है। पिछले 2 साल से ये इस नए ईडियम पे काम कर रही है, एक नए मुहावरे की तलाश में। आज जो प्रस्तुति आपके सामने हम लेकर प्रस्तुत हुए हैं, ये रस चक्र की तीसरी प्रस्तुति है। जैसा कि अभी आपको बताया गया, इसे हम परफॉर्मेटिव रीडिंग कहते हैं। दूसरी किसी औपचारिकता में गए बगैर हम अपनी इस प्रस्तुति की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम मंच पे अपने परफॉर्मर्स को यहाँ बुलाना चाहेंगे। रिजवाना फातिमा, अलका रंजन, वंदना राग, पूर्वा भारद्वाज, श्वेता त्रिपाठी। रस चक्र यह हमारी संस्था है और इसका मोटो है रसिकों की अड्डेबाजी। तो आज हर कतरा तूफान की प्रस्तुति के लिए हम मंच पे बुला रहे हैं मैत्रेयी कुहू को। मैत्रेयी कुहू। हर कतरा तूफान। गांधी को हम जाने भले नहीं, मगर उनका नाम बहुत अपरिचित नहीं है, कम से कम हमारी और आपकी पीढ़ी के लिए। गांधी किस्सों में है, मिथक के रूप में है, लोकगीतों से लेकर फिल्म तक में है। गांधी को पूजने वाले लोगों की कमी नहीं है, तो उनसे बहस करने वाले लोग भी शुरू से रहे हैं। उनको चौराहों पर मूर्ति के रूप में स्थापित किया गया, तो उनके खिलाफ नारे भी लगाए गए। आखिर क्यों न हो, गांधी लोगों को उद्वेलित करने से बाज नहीं आते हैं। वे ड्रीमर हैं और डूअर भी। हैरानी होती है कि आखिर किस मिट्टी के वे बने थे। तकरीबन 150 साल पहले जन्मे इस इंसान को दुनिया भर के 150 के करीब देशों ने अपने अपने डाक टिकट पर सजा रखा है। इसी इंसान को आज़ादी मिलने के बाद 6 महीने भी जिंदा रहने की मोहलत नहीं मिली। अब तो उनकी हत्या के 70 साल हो गए हैं, फिर भी वे बहुतों की चिढ़ और गुस्से की वजह बने हुए हैं। और हमें याद आती हैं गांधी की दोस्त मिली ग्राहम पोलक की बात कि ज़्यादातर औरतें मर्दों को उनके मर्दाना व्यवहारों के लिए पसंद करती हैं, मगर गांधी में जो औरतानापन है, उस वजह से उन्हें ढेर सारी औरतों का प्यार मिला है। इसलिए कि आस्था, सहनशक्ति, धीरज, समर्पण, कोमलता और जिद, ये सारे गुण जो औरतों से जुड़े माने जाते हैं, वे गांधी में मिलते हैं। हर कतरा तूफान में हम कुछ औरतों की आवाज़ों को लेकर आपके सामने आए हैं, जो मुख्तलिफ निगाह से गांधी को देख रही हैं। यहाँ सरोजनी नायडू, महादेवी वर्मा, इस्मत चुगतई, ताज साहिबा लाहौरी हैं, तो एनी मैरी पीटरसन, एलन हॉरूप और एमा टार्लो भी। उनकी भाषा अलग अलग है तो विधा भी। कहीं कहीं हमने उनका अनुवाद भी किया है। विनोद कुमार द्वारा निर्देशित इस प्रस्तुति का आरंभ हम महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पुण्य स्मरण के अंश से करने जा रहे हैं।
शताब्दी पहले भारत के क्षितिज पर महात्मा गांधी का उदय होना हमारे देश के लिए ही नहीं बल्कि विश्व भर के लिए एक ऐतिहासिक घटना थी। उनके जन्म के 2 वर्ष पूर्व महर्षि कार्ल मार्क्स का कैपिटल शीर्षक ग्रंथ प्रकाश में आ चुका था, जिसने आर्थिक धरातल पर मानव समानता को उद्घोष किया। गांधी जी के जन्म के दूसरे वर्ष 1870 में क्रांत रिचर्ड लेनिन का जन्म हुआ। प्रकृति संभवतः अपने किसी गूढ़ उद्देश्य की सिद्धि के लिए महापुरुषों के मस्तिष्क और हृदय को जिस सतर्कता से असाधारण बनाती है, उसी से उसकी आकृति को साधारणता देती है। अपनी अपनी दिशा में सत्य के प्रयोग करने वाले गांधी और लेनिन दोनों आकृति में सामान्य जन के प्रतिनिधि थे। न उन्हें विशालकाय शरीर मिला था, न असाधारण सुंदर रूप। एक को मैंने देखा, परंतु दूसरे के रूपरेख से मेरा प्रत्यक्ष और आत्मीय परिचय रहा। कुछ कृश, लंबी और इस्पाती स्नायु जाल से कसी उज्ज्वल श्यामल देह को देखकर लगता था मानो सांचे में लगी किसी लौह प्रतिमा को ज्वाला से धोकर स्वच्छ कर दिया गया। प्रलंब बाहुओं पर संभलती चौड़ी हथेलियों की लंबी और दृढ़ गठित उंगलियों में एक विशेष कोमलता और विद्युत का असामान्य संगम। वे हाथ जितने निरंतर रूप और विनीत भाव से प्रणाम में जुड़ जाते थे, उतनी ही आत्मीय पर वज्र मुष्टि से दूसरे का हाथ थाम लेते थे। उनके स्पर्श की विद्युत ही स्पष्ट कर देती थी कि वे जिस दृढ़ता से अपने लक्ष्य को पकड़े हुए हैं, उससे उसे छीन लेना किसी के लिए संभव नहीं है। शुभ्र खादी में आजानों आच्छादित विशेष पुष्ट घुटनों पर टूटी हुई पिंडलियों वाले कुछ बड़े पैर धरती को पूरी शक्ति से पकड़ते थे। चलते हुए ही नहीं, ठहरे हुए भी वे चरण चलने वाले की आबाद गति और अपने गंतव्य में उसकी अधिक आस्था व्यक्त कर देते थे। डगमगाना, कंपित या विचलित होना मानो पगों के लिए अकल्पनीय स्थिति थी। उनके साथ चलने पर मन की ऐसी स्थिति हो जाती थी मानो हम हर पग पर बनते किसी अलक्ष्य स्वप्न की ओर किसी चुंबकीय शक्ति से खींचे चले जा रहे हैं। उन पगों से पग मिलाकर चलना गति के विषय में एक नवीन और सार्थक अनुभव प्राप्त करना हो जाता है। शीर्ण कटी और कृश उदर के ऊपर चौड़े वक्ष ने अथाह करुणा के समुद्र को ही नहीं बांध रखा था। वह मनुष्य की क्रूरता के हर रूप को अपनी गहराई में डुबो देने की अमोघ शक्ति रखता था। जिस हृदय में विश्व भर की मंगल कामना रहने का स्थान पा सकी, वो किसी की क्रूर हिंसा को क्षमा करने की सामर्थ्य रखता था। क्षमा लघु से विराट का नहीं, विराट से लघु का प्राप्त है। विभिन्न विचारों के केंद्र सा बड़ा सिर, चिंतन रेखाओं से युक्त माथा, स्वाभिमान का पता देती हुई सीधी नासिका और दृढ़ निश्चय व्यक्त करती हुई चिबुक का सौंदर्य तो कोई दावा नहीं था, परंतु एक बार उस मुख को देखकर भूलना कठिन ही नहीं, दुष्कर था। ऊपर का और उससे कुछ बड़ा नीचे का ओर किसी कुतूहली बालक की प्रसन्न सरल हंसी से उद्भासित रहता था। उन हास्योज्ज्वल ओठों को देखकर जिज्ञासा होती थी कि क्या मर्म को झूलेने वाली वाणी पर इसी हंसी से पैनी और लक्ष्य भेदी धार रखी जाती है। मानव के हर्ष विषाद का कोई भी धीमे से धीमा स्वर अनसुना न रह जावे, इसीलिए संभवतः नियति ने उन कानों को कुछ बाहर की ओर निकला हुआ और बड़ा बनाया। वे बड़े कान उस बड़े मस्तक के उपयुक्त होने पर भी अपनी बनावट के कारण उसे कुछ असामान्यता देते थे। उस मुख पर सबसे अधिक आकर्षक आंखें थी, जो कानों के समान बड़ी न होने पर भी अपने प्रभाव में असामान्य थी। उनकी दृष्टि सामने खड़े व्यक्ति के अंतरतम को भेदने के साथ ही साथ उसे एक अनिर्वचनीय आत्मीयता की सीमा में खींच लेती थी। उन आंखों में दुराग छिपाव के मेघखंड न होकर विश्वास का मुक्त और विस्तृत आकाश रहता था। उस अद्भुत और चुंबकीय व्यक्तित्व के स्वामी का प्रभाव विविध था। किसी ने उसे जादूगर कहकर अपने और उसके बीच एक लक्ष्मण रेखा खींच ली, तो किसी ने अर्धनग्न फकीर का विशेषण देकर उसके संपर्क को उपेक्षणीय मान लिया।
और कोई उसकी साधना की दीप्ति से खिलकर वैसे ही समीप पहुंच गया जैसे दीपक की लौ पर पतिंगा जा पड़ता है। पतिंगे के लिए झुलसने से अधिक कष्ट लौ से दूरी रहती है। उसी को ज्ञात होता था कि वह ऐसे प्रिय अतिमानव के निकट पहुंच गया है जिसकी दृष्टि में चंदन और हंसी में फूल। लोगों तक अपनी बात पहुंचाना गांधी के लिए अहम था। इसके लिए उन्होंने कई तरीके अपनाए, जिसमें अपनी वेशभूषा का इस्तेमाल शामिल था। टकली काटने के मामूली काम में लगे हुए किसी गरीब की तरह लंगोटी और चादर में लुटे हुए इस इंसान ने अपनी घर से अपनी बात लोगों तक पहुंचाई। उसके जरिए उन्होंने गरीब की गरिमा मेहनत की कीमत सभी हिंदुस्तानियों की बराबरी और अपनी सभ्यता की महानता का झंडा बदल। आइए एंथ्रोपोलॉजिस्ट एमा टालो की जुबानी गांधी की वास्तव यात्रा का एक हिस्सा सुनते हैं। कपड़ों की अपनी जुबान होती है और उसकी अपनी ताकत होती है। गांधी की कपड़ों की जुबान ने हिंदुस्तान की सीमाओं को पार कर लिया था। ऐसे हिंदुस्तान की जहाँ ढेर सारी जुबानें थी और जिसका बड़ा तबका तालीम से महरूम था। यही नहीं, गांधी की यह छवि सांस्कृतिक सीमाओं के भी परे जा चुकी थी। पश्चिम के लोगों पर गांधी का जो असर पड़ा उसे बढ़ाने में उनकी इस छवि की भी हिस्सेदारी थी। वहाँ के लोगों को साधारण कपड़ों और संत की मुद्रा में गांधी सूली पर टंगे हुए ईसा मसीह से मिलते जुलते लग रहे थे। 19वीं सदी के अंतिम हिस्से में ढेर सारे हिंदुस्तानियों ने यूरोपीय पोशाक को अपना लिया था, लेकिन गांधी उनसे इस मायने में अलग थे कि वे एलीट न थे। न ही उनका पालन पोषण ऐसे माहौल में हुआ था जहां अंग्रेजी रहन सहन का बहुत असर हो। 1869 में एक इज्जतदार वणिक परिवार में उनका जन्म हुआ और पालन पोषण हुआ काठियावाड़ में। ढेर सारे पढ़े लिखे शहरी लड़कों की तरह गांधी अक्सर धोती के साथ शर्ट पहनते थे, कभी कभी कोट भी पहनते थे। उन दिनों अहमदाबाद मिल का राइफल ब्रांड कपड़ा फैशन में था और गांधी को भी वो पसंद था। जो भी हो, जब किशोर गांधी को ये मालूम हुआ कि वो कानून की पढ़ाई करने के लिए लंदन जा रहे हैं, तो उन्होंने फौरन उसके लिए माकूल कपड़ों का इंतजाम शुरू किया। हालांकि छोटा जैकेट उनको थोड़ा ओछा इमोडेस्ट सा जान पड़ा। उनको फिक्र थी कि लंदन में वे सबसे अलग न दिखे। लंदन उनके लिए सभ्यता का केंद्र था और उसमें फिट होने के लिए वे हिंदुस्तानी होने की किसी भी बाहरी निशानी में फेरबदल करने को तैयार थे। लंदन रवाना होने के ठीक पहले उन्होंने अपनी चुटिया तक हटा दी ताकि कोई उनका मजाक न उड़ाए। जब साउथहैम्पटन के किनारे गांधी उतरे तो उनको ये देखकर खासा झटका लगा कि सफेद फ्लानेल में उतरने वाले वे अकेले इंसान। अंग्रेजी माहौल में घुल मिल जाने का उनका इरादा बुरी तरह नाकामयाब हो गया। वे अनाड़ी हिंदुस्तानी नौजवान नजर आ रहे थे, जो कि दिखे उनकी झेप किसी तरह दूर गई थी। इंग्लिश जेंटलमैन बनने की अपनी शुरुआती कोशिश में गांधी ने अपने कपड़ों पर ध्यान देने के अलावा फ्रेंच सीखना, वायलिन बजाना और नाचना सीखना भी शुरू किया। बहुत जल्दी उनको समझ में आ गया कि ये सब करना बेकार है। अलबत्ता जब 1891 में वे हिंदुस्तान वापस आए तो उन्होंने कोट पैंट के साथ सिर पर पहनने के लिए हिंदुस्तानी पगड़ी को ही बेहतर माना। गांधी दक्षिण अफ्रीका पहुंचे फ्रॉक कोट और पैंट में। उनके कीमती यूरोपीय लिबास को देखकर उनको बंदरगाह पर लेने आए मुसलमान प्रवासी बड़े मायूस, क्योंकि उन दिनों हिंदुस्तानी प्रवासियों की जो पोशाक थी वो या तो लंबे गाउन थे या धोती, और गांधी के कपड़ों में हिंदुस्तानी के नाम पर उस समय एक ही चीज थी, उनकी बंगाली पगड़ी। डरबन की अदालत में मजिस्ट्रेट ने उसे भी उतारने को कह दिया। अब पगड़ी उतारना हिंदुस्तान में अपमान की बात माना जाता है। गांधी ने पगड़ी नहीं उतारी, वो अदालत से बाहर निकल गए। उनका इरादा था कि आगे से वह अंग्रेजी किस्म का हैट पहन के आएंगे ताकि अनचाहे विवाद से बचा जा सके। वो तो मुसलमान व्यापारी के इसरार करने के बाद उन्होंने उस मुद्दे का खुलासा करते हुए प्रेस को लिखा और तब जाकर वो मुद्दा बना। हम देखते हैं कि यहाँ से
गांधी नाइंसाफी के खिलाफ लोगों को शर्मिंदगी का एहसास कराने के लिए अपने कपड़ों का इस्तेमाल करने लगे। दक्षिण अफ्रीका के दिनों में धीरे धीरे उनकी पोशाक में सादगी आती चली गई। उनके बिजनेस सूट, कॉलर और टाई की जगह रेडीमेड ढीले ढाले कपड़ों और क्लमसी जूते मिलते हैं। कभी वे टाट के बने हाफ पैंट पहनते तो कभी सादे शर्ट में भी दिख जाते। वे कहने लगे थे कि हर दानिशमंद इंसान को बुनाई आनी चाहिए। 1913 में वे पहली बार हिंदुस्तानी पोशाक में लोगों के सामने आए। तब जब दक्षिण अफ्रीकी शासन ने हिंदुस्तानी खदान मजदूरों पर गोलियां चलाई, उस समय गांधी का सर मुड़ा हुआ था। वे लुंगी कुर्ता पहने हुए थे। ये उनका शोक प्रकट करने का तरीका। गांधी को ये लगा कि जो शोक उनके हृदय में है वो प्रकट रूप में भी सामने आए, और उस वक्त शोक प्रकट करने के लिए यूरोपीय लिबास पहनना उन्हें उचित नहीं मालूम, और उन्होंने एक गिरमिटिया मजदूर की तरह कपड़ा पहना। उन्होंने व्यक्ति के अंदरूनी जज्बे और उसके बाहरी रूप में तालमेल बैठाने की कोशिश की। दक्षिण अफ्रीका से वे हिंदुस्तान वापस आए काठियावाड़ी किसान की वेशभूषा में। ये बहुत सोचा समझा थोड़ा बेचैनी सा चुनाव। फिर कभी वे कढ़ाईदार किनारे वाली धोती पहनते, कभी पाजामा और ढीली ढाली शर्ट, तो कभी शॉल के साथ सादी धोती, कभी बड़ी सी पगड़ी तो कभी छोटी टोपी। थोड़े समय के लिए उन्होंने 16 हैट भी पहना। उस समय उनको बड़ी गालियां मिली। उनको गद्दार गांधी तक कहा गया, क्योंकि उन दिनों 16 हैट ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का प्रतीक था। उसके बाद गांधी ने कश्मीरी टोपी के तर्ज पर खादी की एक छोटी फोल्डिंग टोपी बनाई, जो गांधी टोपी के नाम से आज तक मशहूर है। 1921 में गांधी ने लंगोटी जैसी आधी धोती पहनने का फैसला किया। उसको लेकर तरह तरह के प्रयास लगाए गए। किसी ने उनको संत कहा, तो किसी ने ढोंगी, तो किसी ने उन्हें सिरफिरा माना। आइए सुनते हैं खुद उनका क्या कहना है। खुलना के अकाल पीड़ितों ने जब ताना मारते हुए मुझसे कहा कि उधर लोग मर रहे हैं और इधर आप कपड़ों की गोली चला रहे हैं, तो मुझे लगा एक लंगोटी से ही मुझे संतोष करना चाहिए और अपना कुर्ता धोती खुलना के लोगों के लिए बेच देना चाहिए। लेकिन मैंने उस भावावेश पर काबू पा लिया, क्योंकि उसमें अहंकार झलकता था। दूसरा मौका आया जब मेरे साथी मोहम्मद अली मेरे ही सामने गिरफ्तार कर लिए। विरोध में मैं उसी समय अपना कुर्ता टोपी उतार देने का इरादा कर रहा था, लेकिन फिर मैं सोचकर दिख गया कि दिखावटी करना भी चाहिए। मद्रास यात्रा के दौरान आया। लोग कहने लगे कि अगर अपने विदेशी कपड़ों की गोली चला दें तो फिर खादी लाए कहां से, खरीदने को पैसा नहीं। मैं काफी मंथन करता रहा। हिंदुस्तान में लाखों लोग नंगे घूमते, ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए। फिर मैंने तय कर लिया कि कम से कम 1.25 महीने इस अक्टूबर के अंत तक तो मैं सिर्फ लंगोटी पहनकर ही रहूंगा। दूसरे दिन सुबह मदुरा में बुनकरों की सभा में मैं केवल एक लंगोटी पहनकर हाजिर हुआ। मेरा मकसद सिर्फ आवाम को धीरज का रास्ता दिखाना है। अगर मैं खुद लंगोटी पहनकर न रहूं तो दूसरों को ऐसा करने को कैसे कर सकता। हिंदुस्तान की गर्म आबो हवा में इससे बहुत दिक्कत भी नहीं होगी, और हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों की पोशाक तो लंगोटी ही है। आवाम से गांधी के रिश्ते को समझने की जरूरत है। इस संदर्भ में सरोजनी नायडू का एक खत आपके सामने पेश है, जिसका उन्वान है बीचेस ऑफ केप टाउन। 1924 की फरवरी की रात सरोजनी जोहानिसबर्ग से गांधी को लिखती है। It is the still small hour when a really truthful person does not know whether to say good night or good morning. Going on to about 3 o'clock. The whole of Johannesburg is profoundly asleep after its long day of toil and toil, and for the moment, it has doffed its usual daily garment of race conflict and race arrogance.
I cannot sleep in South Africa, and it is all your fault. You haunt the land, and its soil is impregnated with the memory of your wonderful struggle, sacrifice, and triumph. I am so deeply moved, so deeply aware all the time that here was the cradle of Satyagraha. Do you wonder that I've been able to move thousands of men and women in the last 2 days to tears under the influence and stimulus of your inspiration? Something has come to me since I entered the Transvaal and the heart of the enemy. Even while it descends, melts between my hands as I speak, array, and appeal. Scores and scores of Europeans have said since I arrived that they hope and believe that what they call my brave fight will triumph. I have no doubt of that victory, since the cause is yours, the battle yours, the soldier yours, and yours the ambassador to make peace, but peace which shall be a victory and bought with a price. I've seen your legend of old friends and followers, white, brown, and black, the whole gamut of the polychromatic scale of humanity in this land, all sing to their love, especially the Phillips and Herman Kallenbach and others. How can I remember everyone who loves you? The Tamil women are very spry. They say, "हम गाने के साथ जेल गया था, फिर भी जाएगा अगर तुम बोलो." From the Transvaal, I go to Cape Town. Thence to Durban, of course to Phoenix, and I set my face homewards on the 16th and reach on 5th April. I shall, of course, fly swifter on my broken wing than any dove to see. Padmaja, my daughter, has sent me an enchanting description of you in your bed jacket of doubtful Swadeshi, sitting up in bed. The letter reached me as I sat down to a banquet, and I read it out to an enchanted audience. Won't you love some cake, pears, and peaches? I'll eat them on your behalf while I'm here. And if I think they'll travel, well, I'll bring some with me. I think I must go to bed now. It is distinctly good morning, I'm afraid. I shall have hollows around my eyes tomorrow and look like a hag instead of the charming visitor that the South African papers believe me to be. What a tragedy, especially as I have to be photographed for Indian opinion. May I confess very privately that at odd intervals, I do feel very Satyagraha. But I am consumed with envy, malice, and wrath, because everyone is falling over his neighbor to get your darshan, and I am defrauded of my fair claim. That's arrogance on my part, is it not? But Padmaja and Meena will have their heads pinched for so basely stealing a march upon me and going off to see you the minute you had revived from chloroform. Tell little Ba that I shall bring her the minutest details of her son. Padmaja has warned me that Ba expects a catalogue of items about him, body, soul, and mind. However, I am on my pilgrimage, which somehow has also become an embassy, in the course of which I have delivered your epigram as an ultimatum. Within the empire, if possible, without the empire, if necessary. Personally, my tendencies are all towards the latter portion of the same. Au revoir. सरोजनी नायडू और गांधी दोनों दोस्तों को एक दूसरे की चिंता थी, उनके बीच चुगलबाजी भी थी। राजनीतिक विमर्श के अलावा वे दुनिया जहान की बातों पर गपशप करते थे। देखा जाए तो गांधी का दायरा काफी बड़ा है, उनके असंख्य रिश्ते हैं। अब उन पर समय की गर्द पड़ गई है और हम उन्हें पेचदार मानने लगे, लेकिन उन रिश्तों की परतों के भीतर झांका जाए तो हमें समझ में आता है कि गांधी कितने पारदर्शी हैं। और यहाँ डेनमार्क की एनी मेरी पीटरसन का हम जिक्र करना चाहते हैं। एनी शिक्षा शास्त्री थी और डेनिश मिशनरी के लिए काम करती थी। उन्हें यकीन था कि ईश भक्ति और शिक्षा इंसान को मुक्त करेंगे, और उनका यही यकीन उन्हें गांधी के करीब ले आया।
1917 में वे पहली बार अपनी मिशनरी साथी एस्थर फेरिंग के साथ गांधी से मिली। एक गाढ़े रिश्ते की शुरुआत की। गांधी उन्हें सिस्टर मारिया करके पुकारते थे और आश्रम में वे पेरियम्मा नाम से मशहूर थी। पत्रों और लेखों में कही गई एनी मेरी पीटरसन की कुछ बातें उन्हीं के ज़बानी सुनते हैं। इसका उन्वान है ओस से भीगा बिनौला। गांधी से मेरी कई बार मुलाकात हुई और उसने कमोबेश मेरे भविष्य का नक्शा तय कर दिया। हम सबसे पहले अहमदाबाद में गांधी के कोचरब आश्रम पहुंचे। उनका स्कूल या जिसे आश्रम कहा जाता था कुछ हद तक पुराने ऋषि आश्रम की तर्ज पर बना था। वहां हाथ से किया जाने वाला काम आध्यात्मिक कर्म के बराबर दर्जा रखता था। आश्रम के लोग खुद कताई बुनाई करते थे, कुटाई पिसाई करते थे। खाना पकाने से लेकर छोटा बड़ा हर काम अपने से करते थे। हमने वहां रसोई में जमीन पर बैठकर साथ साथ खाना खाया, साफ सुथरा और एकदम सादा। लेकिन मेरे लिए उसे खाना मुश्किल था, वैसे ही जैसे आश्रम में आने वाले कई हिंदू लोगों के लिए। ये खाना बिना छौंक के और बिना मिर्च मसाले के बनता था। हमें जो खाना मिला उसमें बिना सूखी खमीर वाली रोटी थी, बिना किसी पीने की चीज की। उसके बाद दिन भर की मेहनत और स्कूल की पढ़ाई, शाम की प्रार्थना और सुबह की प्रार्थना। देखा जाए तो गांधी के आश्रम में शारीरिक मेहनत को जरूरत से ज्यादा अहमियत दी गई थी। लेकिन मुझे आश्रम अच्छा लगा। गांधी लोगों को उनके माहौल के मुताबिक तालीम देते थे और मैं भी ऐसी ही तालीम की हिमायती थी। बात का एक वाकया है। मैं यरवदा जेल में गांधी से मिली। यह वह दौर था जब हरिजनों को लेकर उनका आंदोलन उठान पर था। वहां अछूतों को लेकर हम दोनों के बीच तफसील से बातचीत हुई। स्कूल की व्यवस्था पर भी मैंने कई सवाल किए। मैंने गांधी से पूछा कि स्वराज आएगा तो क्या आप स्कूल जाने को अनिवार्य बना देंगे, कंपल्सरी कर देंगे? इस पर उनका जवाब था कि वे हर तरह के दबाव के खिलाफ हैं, किसी भी तरह की मजबूरी के खिलाफ है। खासकर स्कूल जाने की अनिवार्यता उन्हें एकदम नापसंद है। वे बोले, मुझे सबके लिए अच्छा और खुला स्कूल चाहिए ताकि सभी बच्चों और नौजवानों को अच्छी से अच्छी तालीम पाने का मौका मिल सके। लेकिन यदि स्कूल जाने को अनिवार्य बना दिया जाए तो सबसे अच्छे स्कूल की भी दुर्गति हो जाएगी। हालांकि मुझे मालूम है कि इस बात पर बहुत कम लोग मेरे साथ हैं। गांधी की ये बात सुनकर मेरी आंखें चमक उठी। तालीम को लेकर उनके ख्यालात की मैं कायल हूँ। मुल्क की आजादी का उनका सपना और उनका रास्ता भी सही है। धीरे धीरे सियासी आंदोलनों में मैं भी हिस्सा लेने लगी थी। मेरी निगाह में हिंदुस्तान की आजादी के आंदोलन में साथ देना ईसा मसीह की सच्ची इबादत थी। उसके चलते डैनिश मिशनरी मुझसे नाराज रहने लगे। उनको लग रहा था मैं अपने रास्ते से भटक रही हूँ। बड़ी मशक्कत के बाद बरसों से नेशनल क्रिश्चियन गर्ल्स स्कूल खोलने का मेरा सपना पूरा हुआ। 1921 में तमिलनाडु के पोर्टो नोवो में नेशनल क्रिश्चियन गर्ल्स स्कूल शुरू हुआ। इसकी बुनियाद गांधी जी ने रखी। वह आश्रम जैसा था। उसका नाम सेवा मंदिर रखा गया। स्कूल के काम के बाद मेरा सारा समय प्रार्थना और कताई बुनाई में जाता था। 1924 की बात है। मैंने बापूजी के लिए एक छोटा सा अपने हाथ का बुना हुआ कपड़ा भेजा। ऐसा नहीं कि मैं इतने दिनों में और बुन नहीं पाई थी, बल्कि इसलिए कि वह देव कॉपी था और नाम के मुताबिक कोई आम इंसान इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता था। वह बापूजी के लिए था। वह कपड़ा मेरे बगीचे में उगाए कपास का था। मैंने सुबह सुबह कपास के मुलायम नन्हे बिनौले चुने थे। उस वक्त जब वे बिनौले ओस की बूंदों से गीले थे। ओस तो ऐसे गिरी थी मानो हमारे लिए आसमान से आंसू टपक पड़े। कुदरत के इस पेड़ को सहेज लिया था, फिर उसे खुद सूखता था ताकि कोई मशीन उसे कुचल न पाए। मैं सूट काटती जा रही थी और प्रार्थना कर रही थी, और अब मैं रो रही हूँ।
क्योंकि बापूजी को और हिंदुस्तान को लेकर मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मेरी अम्मा के देश डेनमार्क की ही थी पत्रकार एलेन हॉली। वे शांति समर्थक फासिज्म के कदमों की आहट सुन रही थी। चारों तरफ मंडरा रहे लड़ाई के खतरे के बीच गांधी उन्हें शांति स्तूप सा जान पड़े। उन्हें लगा कि गांधी की राह पर प्रेम, श्रद्धा और समर्पण की राह पे चलकर पूरी दुनिया में अमन कायम किया जा सकता है। 1929 में एलेन गांधी से मिलने साबरमती आश्रम आए। वहां से लौटकर डेनमार्क में उन्होंने इंडियन स्वेलर फ्रेंड्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की और आगे चलकर गांधी को नोबेल शांति पुरस्कार मिले, इसका भरपूर प्रयास किया। प्रशंसा और लगाव के साथ आलोचना का सीधा विरोध नहीं, इसलिए हम पाते हैं कि कई मुद्दों पर एलेन गांधी के विचारों से टकरा रही थी। प्रस्तुत है उनके पत्रों लेखों के कुछ हिस्से, जिसका शीर्षक है बर्थडे। प्रिय बापूजी, मैं आपको बताऊं कि मैं उन दो डेनिश औरतों में से एक हूं जो 1931 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान लंदन में आपसे मिली थी। वहां किंग्सले हॉल में भोर में 4:15 बजे हम लोग आपसे मिलने आए थे और फिर आपके कमरे में ही हम लोग सो गए। मुझे पक्का यकीन है कि अब तो आप मुझे जरूर पहचान जाएंगे। कराची छोड़ने के बाद से मैंने आपको नहीं लिखा, वहां मुझे आपसे विदा लेने का भी मौका नहीं मिला था। हिंदुस्तान और लंदन में आपको देखने के बाद इतना तो मुझे समझ में आ गया है कि आप हर वक्त मसरूफ रहते हैं, इसीलिए आपका वक्त नहीं लेना चाहती हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप मेरे लिए क्या हैं। मुझे नहीं मालूम कि आप कभी पहाड़ पर ऊपर गए हैं या नहीं, और किसी जीते जागते इंसान से मिले बिना आपने पूरा दिन चलते चलते गुजारा है या नहीं। वहां ऊपर उरूज पर आसमान और पहाड़ मिलते हुए से दिखाई देते हैं। वहां की खामोशी और जो खालीपन है वो अनंत के करीब आपको ले जाते हैं। ये नॉर्वे की बात है, जहां मैं पहाड़ों में भटक रही हूँ और तब से मैं आपके बारे में सोच रही हूँ। आपको मैं अपने बर्थडे के माने में देख रही हूँ। बर्थडे जानते हैं आप? बर्थडे कहते हैं पत्थरों के ढेर। पहाड़ पर चढ़ते वक्त जगह की निशानदेही के लिए इसे बनाते हैं ताकि सुनसान अकेले पहाड़ों में कोई रास्ता न भटके। वहां न कोई सड़क होती है, न कोई पगडंडी, न इंसानी कदमों की कोई छाप होती है जिसके सहारे सही रास्ते की पहचान की जा सके। बर्थडे को राहगीर बनाते हैं। वो एक के ऊपर एक पत्थर रखते चले जाते हैं ताकि वो इतना ऊंचा बने कि दूर से ही नजर आ जाए। आप ऐसे ही बढ़े जिसे इंसानियत की इबादत करने वालों ने बनाया है। आप उस बुलंदी पर हैं, उस शिखर पर हैं जो धरती के हर कोने से दिखाई दे रहा है, और मेरी निगाह हमेशा आपको ढूंढती रहती है। समय गुजरता गया। मैंने देखा कि हिंदुस्तान में अछूत माने जाने वाले लोगों के लिए आप लड़ रहे हैं। उन्हें मंदिर के भीतर जाने का हक मिले, इसके लिए आप उपवास कर रहे हैं। इस वजह से आप पर जानलेवा हमले हुए और आपने पूरी पुरोहित जाति को अपने खिलाफ कर लिया। आपने साफ साफ बताया कि पाक मजहबी किताबों में, पवित्र धर्म ग्रंथों में अछूत का कहीं कोई जिक्र नहीं। यदि मान लिया जाए कि जिक्र है भी, तो वो इंसानियत के खिलाफ है और उसे ईश्वर के नाम पे नहीं माना जा सकता। हरिजनों के साथ आप जो यात्रा कर रहे हैं, उसमें हर कोई आपके साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। लेकिन हमें यहाँ थोड़ा ठहर कर सोचना होगा। हमें ये समझना होगा कि अछूत हिंदुस्तान की वर्ण व्यवस्था की ही उपज है। आप सारे अछूतों के हक के लिए लड़ रहे हैं, पर वर्ण व्यवस्था को बरकरार रखना चाहते हैं। सच पूछिए तो पहले मुझे लगता था कि हिंदुस्तान का मतलब गांधी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मुझे पता चला कि और देशों की तरह हिंदुस्तान में भी कई और तरह के आंदोलन हैं, और मैं कई मुद्दों पर आपसे अलग रखकर सोचती हूँ। किसानों, कामगारों के साथ आपके काम की मैं मुड़ी हूँ और उस पर आपके नक्शे कदम पर भी चलती हूँ। औरतों के बारे में मैं आपके ख्यालात जानती हूँ।
आप औरतों की तारीफ करते हैं, उनका एहतराम करते हैं। आपने औरतों को घर की चारदीवारी से निकालकर खुले मंच पे लाने का काम किया, उन्हें पर्दे से, अलग से छुटकारा दिलाया। ये बड़ी बात है। फिर भी मुझे लगता है कि आपका दिमाग एक मर्द का ही है, और उस पर भी एक हिंदू मर्द का। राजनीतिक आंदोलन की जमीन पर खड़े गांधी की एक एक हरकत को लोग बारीकी से देख रहे थे। 1938 की बात है, पंजाब के कॉलेज के एक छात्रा ने छेड़छाड़ की घटना के सिलसिले में गांधी को पत्र लिखा। उसने पूछा कि इस हालत में लड़कियां कैसे अहिंसा के रास्ते पे चल सकती हैं और अपना बचाव कर सकती हैं, और इस तरह का भद्दा बर्ताव करने वालों का इलाज क्या है। इसका जवाब देते हुए गांधी ने हरिजन पत्रिका में स्टूडेंट्स शेम उन्मान से एक लेख लिखा। उसमें उन्होंने इस दिनों दिन बढ़ रही बुराई पर अपनी नाराजगी जाहिर की। उनका कहना था, इस तरह के तमाम मामले अखबारों में छपने चाहिए और नौजवान लड़कियों को अपनी हिफाजत करने की कला सीखनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे डर है कि एक मॉडर्न लड़की आधा दर्जन रोमियो की जूलियट बनने का विचार पसंद करती है। सर्दी, गर्मी और बरसात से अपने बचाव के लिए नहीं, बल्कि ध्यान खींचने के लिए कपड़े पहनती है। अहिंसा का रास्ता ऐसी लड़कियों के लिए नहीं। गांधी की सलाह को पढ़कर कलकत्ता से 11 नौजवान लड़कियों ने उन्हें खत लिखा कि बेशक कुछ लोगों की नजर में मॉडर्न लड़कियों के लिबास और तौर तरीके वैसे नहीं होते जैसा वे चाहते हैं, मगर आपका उन्हें इस तरह से पेश करना कि वो दिखावे के लिए सब करती हैं, दरअसल पूरी औरत बिरादरी की बेइज्जती। बेहतर चरित्र और शालीन बर्ताव की उम्मीद सिर्फ मॉडर्न लड़कियों से ही नहीं, लड़कों से भी की जानी चाहिए। भले कुछ लड़कियां दर्जनों रोमियो की जूलियट बनना पसंद करती होंगी, मगर आपकी इस बात में उन आधा दर्जन रोमियो का जिक्र भी शामिल है जो सड़कों पर एक जूलियट की तलाश में भटकते हैं। इसी से पता चलता है कि सुधार की जरूरत असल में कहाँ है। अंत में उन नौजवान लड़कियों ने गांधी को कहा कि ऐसा नहीं कि मॉडर्न लड़कियां आपकी इज्जत नहीं करती। हाँ, उनसे नफरत की जाए या उन पर दया की जाए, इसकी वे पुरजोर मुखालफत करती हैं। बेहतर चरित्र और शालीन बर्ताव की उम्मीद सिर्फ उन्हीं से नहीं करनी चाहिए। बुरा भला कहने से पहले उनकी गलती यदि कोई है तो उसे पूरी तरह साबित किया जाना चाहिए। बदकिस्मती से आपकी एक टिप्पणी एक बार फिर उस पुराने मुहावरे को बल देती है कि औरतें नरम करवा बहस तीखी। गांधी ने इसका जवाब दिया और उसे छापा। इस मुद्दे पर सहमति नहीं बनी। हाँ, तर्क और संवाद का दामन गांधी ने कभी नहीं छोड़ा। चलिए देखते हैं लाहौर की ताज साहिबा क्या कहती हैं। उनके लेख का उन्वान है चरखा। आज से 70 बरस पेशतर के जमाने पर निगाह डालो तो हर घर में, हर घराने की बहू बेटियों के लिए चरखा काटना सुगराफे की निशानी का एक जरूरी हिस्सा समझा जाता था। और चरखे की बदौलत आपस में ऐसा इत्तेफाक था कि अजीज तो अजीज हमसाए तक के ठीक हो रहे, क्योंकि हर घर में चरखा काटने वालों का एक अड्डा होता था, जिसे हम चरखे की महफिल कहें तो बेजाना होता है। वहां मोहल्ले की सब लड़कियां और औरतें आकर चरखा काटती और आपस में दिल खुशकन बातें करती, जिससे प्यार मोहब्बत बढ़ता और इत्तेहाद में तरक्की करती। चरखे बच बच के काटे जाते, जो सबसे ज्यादा काटती उसकी घर में तारीफें होती, उसे देखने को दूर दूर से लड़कियां और औरतें आती। जो लड़की अपनी पिटाई सबसे पहले खत्म कर लेती उसकी शोहरत दूर दूर तक पहुंच जाती, लेकिन जो पीछे रह जाती उसे सुस्त कहा जाता, मगर उसकी बहुत सब मिलकर पूरा कर देती ताकि उसका दिल आज़ाद ना हो। गरज उस वक्त खानादारी के काम धंधे के बाद चरखे का शक्ल निहायत जरूरी था, जो रोशनी के जमाने में मुफीद समझा जाता है, जिसे काफी मेहनत से तैयार किया जाता था। चरखा तोहफे के तौर पर भी दिया जाता था। चरखे की तारीफ में मजे मजे के गीत गाए जाते थे और उसे तरह तरह की तरकीबों से सजाया जाता था। बहरकैफ चरखा उस जमाने की बेहतरीन चीज। लेकिन जब
मगरबी तहजीब का दौर आया, बहुत सब घरों में चलने का बाइकआउट कर दिया। बेचारा शहर वालों से मुंह छिपाकर गांव में जा पड़ा, जिसे वो अभी तक सीने से लगाए, या फिर वो किसी गरीब बेवा की मुसीबत में मददगार बना। खुदा भला करे महात्मा गांधी का, जिन्होंने चरखे की तहरीक को जिंदा किया और लोगों को इसकी तरफ तवज्जो दिलाई। अगर इस पर गौर करें, चरखा वाकई में निहायत मुफीद और कारगर शय है, जिसकी मदद से हम इस जमाने के कपड़े के कहत को बहुत कुछ दूर कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे ख्याल में औरतों की बर्जिश का निहायत उम्दा सामान है। अगर दिन भर में 2 घंटे भी चरखा काटा जाए तो बर्जिश की बर्जिश और काम का काम हो जाए। गोया एक फन 2 काज, जिसकी मदद से हम अपनी जरूरियात के बहुत से पाचाक भी बनवा सकते हैं। पाचाक विलायती पाचाक के मुकाबले भद्दे होंगे, मगर अपनी मेहनत और मुल्क की बनी चीज भद्दी भी अच्छी और काबिल कद्र मालूम होगी। स्वयं मेरी मुझसे पहले आपको चाहिए कि चरखे को अपने अपने हर रिवाज दें और अपनी बहनों बच्चियों को चरखा काटने का हुनर सिखाएं, ताकि हमारा मुल्क भी कुछ आसुदा हाल हो। चरखा काटना कोई जिद्दत की बात नहीं, चरखे के बने सूत के कपड़े पहनना कोई जिद्दत नहीं। महात्मा गांधी भी इसी चरखे के काटे हुए सूत के बने कपड़े पहनते हैं, लेकिन सारी दुनिया में उनकी इस कदर इज्जत है जिसका अंदाजा कलम की जबान से नामुमकिन है। मैं बिला खौफ कह सकती हूँ कि उनकी ज्यादा इज्जत भी इसी वजह से, क्योंकि वो गाढ़े कपड़े पहनते हैं, और उन्हें बेताज बादशाह भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो अपने मुल्क की दस्तकारी पर बेजान से खड़ा है। सो आपको भी चाहिए कि चरखे की बदौलत बने हुए कपड़े को निगाह निकारत से न देखें, बल्कि उसे पसंद कर अपने हर रिवाज। मैंने तो अपने दिल में अहद कर लिया है कि जिस तरह दीगर काम हर रोज अंजाम देती हूँ, उसी तरह बिला नागा चरखा भी अब हर रोज काटूंगी। सो मैंने चरखा काटना शुरू कर दिया। आओ मेरे, तुम भी मेरे साथ अहद करो और चरखे को मकबूल नजर बनाओ। आप मेरे इस मजमून को सुनकर हंस न दें, बल्कि चरखे के फवायद सोचें, ताकि आपका दिल भी इसकी ओर रुझे। मेरे वालिद साहब ने मुझे बताया कि सेंट्रल इंडिया में औरतों ने महात्मा गांधी की तहरीक को बड़ी खुशी के साथ कबूल किया है और घर घर चरखे काटे जा रहे हैं। बड़ी हिंदू बेगमात ने भी बड़ी खुशी के साथ चरखा काटना शुरू कर दिया है। तो फिर क्या वजह है जो बाकी मुल्क की मजदूरात महात्मा गांधी की आवाज पर लबैक न कहें? खुदा करे वो दिन जल्द आए जबकि हमारे हिंदुस्तान के हर एक घर से चरखा काटने की आवाज आए और कपड़े का जो कहर हिंदुस्तान के गरीब पर नाजिल हो रहा है, हम और हिम्मत से दूर। यहाँ पर हमारी आंखों के सामने चरखा चलाते हुए गांधी की तस्वीर कौन जाती है, और याद आती है उस मशहूर तस्वीर को खींचने वाली अमेरिकी फोटोग्राफर मार्गरेट वाइट। उनको देखते ही गांधी अक्सर मजाक भी करते थे, लो अब मुझे टॉर्चर करने वाली आ गई। बात व्यवहार और अपने यकीन में गांधी बहुत बार अबूझ जान पड़ते, कई बार वे अड़ जाते, जैसे गर्भ निरोध के उपाय को लेकर। औरतों के हक पर काम करने वाली एक्टिविस्ट मार्गरेट सेंगर ने गर्भ निरोध के मुद्दे पर उनसे लंबी चर्चा करने के बाद देखा था कि गांधी कई बातों को अनसुना कर देते हैं। उस समय ऐसा लगता है मानो सामने दीवार। लोगों ने गांधी की जिद की झेली, सिर्फ उपवास को लेकर ही नहीं बल्कि राजनीतिक फैसलों में। लेकिन वे पुनर्विचार करते हैं और बदलाव के हामी हैं। इतना साफ नजर आता है कि आंदोलन हो या व्यक्तिगत जीवन, गांधी ने कभी शॉर्टकट नहीं अपनाया। इस राह में अपने साथ तो उन्होंने ज्यादती की, कस्तूरबा और अपने बाकी करीबी लोगों को भी नहीं बख्शा। आइए उनकी हत्या के बाद का शोक संदेश सुनते हैं। 30 जनवरी 1948 दिन शुक्रवार, गांधी ने शहादत की। यीशु की तरह ही अपनी शहादत के तीसरे दिन आज जब वे जी उठे हैं दोबारा, तो मुझे लग रहा है हमारा यूं आंसू बहाना पाप है। आखिर वे मर कैसे सकते हैं? वे जिन्होंने दुनिया को मोहब्बत का पाठ बढ़ाया, वे जिन्होंने साहस
और आस्था से दुनिया को आत्मा की असलियतें बताई। वे जिन्होंने बतलाया कि आत्मा की ताकत हजारों सालों से संगठित की गई सेनाओं, दुनिया की बड़ी से बड़ी सेनाओं से बड़ी ताकत होती है। वे छोटी कद काठी थे, नाजुक से इंसान थे। उनके पास बहुत पैसे नहीं थे, न शानदार कपड़े थे। उनके पास सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं थी। फिर भी दुनिया के ताकतवर साम्राज्यों से उन्होंने कैसे लोहा लिया? कैसे दुनिया की ताकतवर सेनाओं का ऐश्वर्य उनमें समाया? वे दिखने में बहुत छोटे से थे। उनका शरीर बच्चों के समान था। वे उपवास करते थे ताकि गरीब के जीवन की कमियों को वे महसूस कर सके। वे तालियों और शाबाशियों के लिए नहीं जीते थे। वे अपनी सोचे और कहे गए आदर्शों पर सच्चाई से अमल करते थे। मनुष्य के लालच और होड़ से उपजी हिंसा जब उसे बर्बादी की ओर धकेल रही थी, दुनिया की गंदगी बेजान पत्तों के ढेर के समान जमा थी और युद्ध के मैदान निष्प्राण फूलों से आच्छादित हो रहे थे, तब वे अहिंसा के अपने आदर्श पर अडिग खड़े थे। उनका मानना था यदि सारी दुनिया मारकाट में उलझ जाए और सारा खून बह जाए, तब भी आखिरकार हासिल कुछ नहीं होगा। नई सभ्यता की नींव अहिंसा पर ही की जाए। याद कीजिए 1924 में हिंदू मुसलमान एकता की अपील के लिए उन्होंने अपना पहला उपवास रखा। मैं इस मुहिम में उनके साथ पूरे देश की सहानुभूति उस मुहिम के साथ। उनका अंतिम उपवास भी हिंदू मुसलमान एकता की अपील के लिए ही था, लेकिन इस बार देश उनके साथ नहीं खड़ा हुआ। देश अब इस कदर बढ़ चुका है, यहाँ इतनी कड़वाहट पैदा हो गई है, इतनी नफरत फैल गई है कि लोग आजकल सिर्फ एक दूसरे पर शक करते हैं, किसी को किसी पर भरोसा नहीं। मानो इस देश की संस्कृति और उसके मूल्यों से किसी को कोई वास्ता नहीं। अफसोस कि हमारे समय का सबसे बड़ा हिंदू, जो हिंदू धर्म के दर्शन और व्यवहार का सबसे बड़ा पैरोकार था, उसे एक हिंदू के हाथों मार दिया गया। हिंदू अधिकारों के नाम पर, हिंदू दुनिया बसाने के नाम पर तुमने अपने बीच के सबसे सर्वश्रेष्ठ हिंदू को ही मार दिया। लेकिन अब निजी क्षति का शोक नहीं करना हमें। छाती कूटकर, बाल नोचकर रोने का वक्त अब चला गया। अब वक्त है साथ खड़े होकर ऐलान करने का। मुझे याद है उनके अनेक उपवासों में जो मैं उनके साथ रहती थी, इन दिनों मैं उनकी देखभाल करती थी, उन्हें हंसाती थी, क्योंकि वे अपने दोस्तों से हंसी का उपहार मांगते। उन दिनों में सोचा करती थी, अगर कहीं वे सेवाग्राम में मर गए तो, अगर कहीं नोआखाली में मर गए तो, और अगर कहीं किसी दूर दराज के इलाके में मर गए तो हम उन तक कैसे पहुंचेंगे? अच्छा ही हुआ वे शहंशाहों के शहर में मारे गए, वैभवशाली प्राचीन हिंदू साम्राज्य के शहर में मारे गए। जहां मुगलों की शान बढ़ी, उस जमीन पर मारे गए। वे एक ऐसे शहर में मारे गए जिसे राजधानी बनाए जाने के लिए उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और इसे हासिल किया। ठीक ही हुआ वे दिल्ली में मारे गए। उन्हें भी शहंशाहों के बीच दफनाया गया, क्योंकि उनकी जगह शहंशाहों के बीच ही होनी चाहिए, क्योंकि वे सबसे बड़े शहंशाह। वे अहिंसा के अग्रणी सिपाही थे, इसीलिए उन्हें शूरवीर सैनिकों की तरह शान से अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। दिल्ली आज के बाद सिर्फ 7 बार की उजड़ी और बनाई गई राजधानी नहीं रही, वह अब इस कृतकाय अदम्य साहस से भरे क्रांतिकारी की पवित्र शरण स्थली भी कहलाई जाएगी। जिसने इस देश के लोगों को आजादी दिलाई, उसका अपना झंडा दिलाया। मेरे गुरु, मेरे लीडर, मेरे पिता की आत्मा शांत कर। हे प्रभु, इनके शरीर की राख मुझे नहीं, बल्कि वह इस तरह स्पंदित हो, इस कदर स्फुरित हो कि चंदन की लकड़ी की राख, इनकी हड्डियों का चूरा पूरे हिंदुस्तान को फिर से जिंदा कर दे। मेरे पिता, तुम शांत मत हो, हमें भी शांत होने मत देना। ये थी सरोजनी नायडू। अंत में हम चलते हैं गांधी के बाद के हिंदुस्तान में। उसकी झलक दिखला रही है इस्मत चुगताई की रचना कच्चे धागे। लेखिका के सवाल आज भी हमसे रूबरू।
गांधी जयंती है। शहर में कितनी चहल पहल, फूलों और तिरंगे झंडों से आरास्ता पैरास्ता मंदिरें अपनी आगोश में नौ दौलतिये से फूलों दबाए फर्राटे भर रही। बर्फ जैसी सफेद खद्दर में आबरू सी पुतले, काले सफेद का चितकबरा मिला, आंखों पर कैसी तकलीफ से चोट करता है। और उनकी पहलू में बैठी हुई बदजौक सेठानियां और गुल मचाते हुए बच्चे सोने पर सुहागा का काम कर रहे हैं। दौलत रानी बिना कहे सुने उन पर टूट पड़ी है। हाथों में तिरंगे झंडे हैं और अमेरिकन खिलौने। ऐसा मालूम होता है किसी सस्ते सर्कस का इश्तिहार चला रहा है। आज बापू का जन्मदिन है ना, मगर परेड और लालबाग की चालों में यह कैसी मुद्दनी छाई हुई है, जैसे हजारों मौतें हो गई हों। चाल वालों के कपड़ों में रंग क्यों नहीं, उनके हाथों में तिरंगे गुब्बारे क्यों नहीं? बापू तो जनता के थे ना, फिर ये चोर बाजार ही के हत्थे क्यों चढ़ गए? जैसे पुराने जमाने के देवताओं को छीन लिया था, ऐसे ही उन्हें भी लोग उड़ा ले गए और शोकेस में सजा दिया, तिजोरियों में मढ़ दिया, लेन देन की तराजू के पलड़े में बटखरी बनाकर डाल दिया, उन्हें मिठाई और बिस्किट के डिब्बों पर चिपका दिया, जूतों के इश्तिहार पर टांग दिया है। उन्हीं का बहाना करके कंट्रोल हटाते हैं और काले बाजार को सींचते हैं। उनके बिना कोई धंधा नहीं चलता, जानो तुरंत का इनका हाथ आ गया है। मेरे मामू जान भी अपने ड्राइंग रूम में अपने सोफे पर सुबह से तकलीफ नचा रही है। कभी वे ब्रिटिश सरकार के दिलबंद रह चुके थे, लेकिन तूफान की खबर पाकर जल्दी से नमक के सत्याग्रह में कूद पड़े और नमक बनाने लगे। तकलीफ नचाते जाते हैं और सोच रहे हैं, हंगियों की हड़ताल तालिबे इल्म की मदद से ना टूट सकी, यह बात खाली गया। अब तालिबे इल्म की हड़ताल किसकी मदद से टूटवाई जाए? इधर मेरे नाना जान सुबह से बैठे जूझ रहे हैं, पर तकलीफ उनके तकले से बल निकाले दे रही है। वह रूई का टुकड़ा पसीने में डूबकर चूहे की शक्ल का हो गया है। 3 तकलियां बदल चुके हैं, पर हर नई तकलीफ उन्हें नया नाच नचा रही है। वे उकड़ू भी बैठे, पालथी भी मारा, 2 जानू भी हुए। कोई तकलीफ भी मामू जान की तकलीफ की तरह भर्राटा नहीं मारती। वे झुंझलाते हैं, तब मामू जान मुस्कुराते हैं, जैसे आंखों ही आंखों में कह रहे हो, किबला रियाज की जरूरत है, रियाज की। ये मर्तबा यूं ही हाथ नहीं लग जाया करता। जमा के लिए आरजुमंद उंगलियां भला तकलीफ को पकड़ना क्या जाने। मेरे नाना जान का एक पैर हिंदुस्तान में है तो दूसरा पाकिस्तान में। यहाँ अक़लियतों के हुकूक की हिफाजत का वास्ता देते हैं तो वहाँ इस्लाम की दुहाई। पर ऐसा मालूम होता है नाना जान की चीख पुकार में कोई दम नहीं रहा। दोनों मुल्क एक दूसरे से दूर खिसकते जा रहे हैं। दुख और खौफ से पथराई हुई आंखें वे गांधी जी के उस मुजस्समे की तरफ फेर देते हैं जो बंगले के बीचों बीच नस्ते। हर आने जाने वाले को जताकर नाना जान वहां रोज फूल चढ़ाकर दंडवत करते हैं। आज नाना जान को बापू की जयंती के मौके पर तकलीफ के नखरे बड़े खल रहे हैं। वे सूत काटते समय उसमें मोटी मोटी गालियां पिरोते जा रहे हैं, मगर अड़ियल सूत उनसे शर्त बांधकर मुकाबला कर रहा है। बरोड़ियां देते देते उनकी चुटकियां थक चुकी हैं, कोरे सहला रहे हैं, पर मजाल है जो कमबख्त सूत 2 इंच से आगे खिसक जाए। मुल्क में बड़ी अफरा तफरी फैली है, जिधर देखो बेईमानी, धोखेबाजी। बापू की तालीम को भूलकर सब लोग खसों पर तुले हुए हैं। ऐसे में कोई ईमानदारी का व्यापार करे तो कैसे करे? ईमानदारी चलेगी कितने दिन? खुले बाजार में धरा ही क्या है? माल को बाजार नहीं मिलता, बाजार को ग्राहक नहीं मिलते। जब माल कोठों में पड़ा सड़ रहा है तो मजदूर को कोई मजदूरी कहां से दे? नेता यह नहीं बताते कि ग्राहकों की पैदावार कैसे बढ़ाए। खरीदार का भी सिवाय अमेरिका तक के कहीं पैदा ही नहीं होता। अमेरिका ने तो क्या मजे से सारे मुल्कों में डॉलर बोकर खरीदारों के खलियान कायम कर दिए हैं।
इधर जनान खाने में मुमानी भी बैठी तकली को मरकर अपने जीवन का अमृत निचोड़ने पर जुटी हुई है। बावजूद कोशिशों के वो खद्दर न पहन सके, उनका नाजुक जिस्म खद्दर के घिस्से न सह सका और हमेशा फटक उठता है। गर्मी दाने, फुंसियां और फिर फोड़े बन जाते हैं। मुमानी तकली घुमा रही हैं, मगर उनकी उंगलियां लरस रही हैं, क्योंकि मामू जान की प्राइवेट सेक्रेटरी मिस राज भी मामू जान से तकली चलाना सीख रही हैं। मुमानी जान के हाथ से सूट टूट जाता है। वे तकली ऐसे चला रही हैं जैसे किसी का गला घोट रही हो, मगर दूसरे लम्हे अहिंसा के साए में पली हुई शेरनी दहल कर सूट जोड़ लेती है। वे अपनी सारी बदनसीबी औलाद न होने पर महसूम करती हैं। अगर आज उनकी गोद में एक लड़का मुमक्का होता तो मियाँ की मजाल ना थी कि उनके सीने पर यूं सौर चढ़ाते। कौन जाने जिस तकली ने स्वराज दिया, क्या वह उन्हें एक बेटा नहीं दे सकती? तकली नाच रही है और वे मुस्कुरा रही हैं। उस कच्चे धागे को वे इकलौते बेटे की तरह परवान चढ़ते देख रही हैं। एक सूत, फिर दूसरा, तीसरा और चौथा, सारे मिलकर एक मजबूत रस्सी बन जाएगी। यूं आज बाबू की जयंती के रोज आत्माएं शुद्ध हो रही हैं, गंदी और घिनौनी आत्माएं। मगर लालबाग और परेल के इलाकों में एक भी तकलीफ नाचती नजर नहीं आता। दूर कामगार मैदान में बंबई के मेहनतकश जिंदगी के नए प्रोग्राम बना रहे हैं। यहाँ छटनी की धार से जख्मी मजदूर, फीसों के वार से कुचले हुए तालिबे इल्म और कम तनख्वाह और महंगाई के मारे क्लर्क और मुअल्लिम जमा हुए हैं। तीसरी जंग के खिलाफ अमन का आज़म लेकर 25,000 जाने उम्मीद भरी नजरों से आजाद मुल्कों के रहनुमाओं की तस्वीरों को तकलीफ। कौन कहता है ये निहत्थे हैं? इनके हाथों में बड़े खौफनाक हथियार हैं, जिनके तखय्युल ही से सल्तनतें लरज रही हैं और दौलत के पुल टूट रही हैं। ये नजर न आने वाले 25,000 फौलादी तारों की ऐसी रस्सी बढ़ रहे हैं जो सारी फासिस्ट कुव्वतों का गला घोट डाले। तभी तो कामगार मैदान के चारों तरफ पुलिस का पहरा, नाजायज शराब पर पहरा नहीं, काले बाजार पर पहरा नहीं, चोर उचक्कों पर पहरा नहीं। दुनिया भर की गलाजतें फल फूल रही हैं, मगर अमन चाहने वालों पर पहरा है। मौत बेलगाम तरारे भर रही है और जिंदगी के लबों पर ताला है। आज मैं इस मजमे की दरमियान कहाँ खो गई? 50,000 आंखों में मेरी आंखें कौन सी हैं? मेरी उलझने, परेशानियां और मेरे जाती दर्द कहाँ हैं? मगर अपनी वुसअत पर खुद हैरान हूं। ढूंढने की क्या जरूरत है? ये 25,000 दिल और 50,000 आंखें मेरी ही तो हैं। जरा और ऊपर आंख उठाऊं तो 25 लाख, 25 करोड़ नहीं। मुझे गिनती मालूम करने की जरूरत नहीं। इस तूफान में मैं भी एक खतरा हूं और